like to invite Professor Ramnath Jha sir, a distinguished scholar and professor at the School of Sanskrit and Indic Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Professor Jha is a renowned expert in classical Indian philosophy, widely respected for his ability to harmoniously combine traditional Indian scholarship with modern comparative and interdisciplinary perspectives. His areas of specialization include Advaita Vedanta, Samkhya Yoga, Navya Nyaya, and the philosophy of science. We are truly privileged to have Professor Ramnath Jha sir with us today. Please share your valuable thoughts with us. जी बहुत बहुत धन्यवाद। किस अंग्रेजी में बोलना जरूरी है या हिंदी में भी बोल सकते हैं? हिंदी में बाइलिंगुअल है सर, बाइलिंगुअल है। हाँ ठीक है, बिल्कुल हिंदी ठीक है। जहाँ आवश्यकता होगी फिर अंग्रेजी में बोल देंगे, लेकिन हिंदी में रहना चाहिए। जी 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 जी। अपनी अभी अपनी भाषाओं का थोड़ा सम्मान बढ़ा है तो थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे विशेष अवसर प्रदान किया है और सबसे आनंद का विषय है कि आपने ऐसे विषय को चुना है जो लगभग पर्दे के पीछे चला गया था। जिस मिथिला का ज्ञान, उसकी परंपरा, उसका व्यवहार विश्व प्रसिद्ध है, वो आज मिथिला किसी और चीज के रूप में ज्यादा जाना जाने लगा। और सामान्य रूप से दिखता है कि हमारे जो यूथ हैं वो कहीं न कहीं उस ट्रेडिशन को लूज कर रहे हैं और चीजों में उनकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। तो जीवन के जितने क्षेत्र हैं उसमें वो बढ़ भी रहे हैं, लेकिन जिस चीज के लिए मिथिला प्रसिद्ध है वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसके लिए आपने जो ये विषय चुना है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और इस विषय में चूंकि मैं पहले सत्र में नहीं जुड़ पाया, इसीलिए पहले क्या चर्चा हुई है वो उससे मैं अभी की नहीं हूँ, लेकिन जो भी मेरी तरफ से जो कुछ बातें हैं वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, जो समय निर्धारित है उसके अंतर्गत। तो मिथिला आरंभ से ही हम सब जानते हैं कि भारत में यदि ज्ञान परंपरा का कोई स्थान है तो उसमें मिथिला आरंभ से ही अग्रगण्य है। ये निस्संदिग्ध है, इसमें कोई आज भी हमारे बहुत सारे मित्र साउथ से आए या दूसरे देश से आए तो वो मिथिला में जाते हैं समय बचाकर। और मैंने आंख से देखा है कि वाचस्पति मिश्र जी का जो घर है या जो उदयनाचार्य का है या जो अपने यहाँ की जो विभूतियां हैं उनका जो घर है, वहां जाकर के वो उस मिट्टी से अपने सिर को लगाते हैं। तो आज भी ये है। मैं पिछले 6 महीने साल भर पहले भी संस्कृत यूनिवर्सिटी में एक वाचस्पति मिश्र पे सेमिनार हुआ था, तो उसमें कई साउथ के लोग आए थे, तो वो स्पेशली गए थे वहाँ, लेकिन मुझे उस भूमि को देखना, जिस भूमि में ऐसे लोग उत्पन्न हुए। तो ये जो विषय है इसको हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। और आपने जो ये सेमिनार किया है इसके थ्रू ये यूथ में जाए कि भारत मिथिला के एक विद्वान पर नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, उसका इतना विचार है, उसके इतने ग्रंथ हैं कि उस पे ICPR कई बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराता है, कई बार नेशनल तो होता ही रहता है। तो ये बहुत प्रासंगिक विषय है। मैं जितना समय है उस कुछ बिंदुओं को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो पूरी की पूरी वाजस्नेयी संहिता ये मिथिला का विषय है। आज उत्तर भारत में लगभग सभी वाजस्नेयी संहिता से संबद्ध है, जो अपना यजुर्वेद का एक शाखा है, और उसके जो प्रवर्तक हैं उसको याज्ञवल्क्य को माना जाता है। तो सबसे पहला जो नॉलेज सिस्टम जहाँ से शुरू होता है वो यजुर्वेद की संहिता है,
और आज भी दरभंगा के थोड़ी दूर पे जहाँ जहाँ अहिल्या स्थान है उसके थोड़ी दूर आगे पे याज्ञवल्क्य स्थान, तो वो याज्ञवल्क्य थे जिन्होंने सबसे पहली बार वाजस्नेयी संहिता को प्रस्तुत किया। और आज भी उसमें जितनी बातें हैं, हम यदि थोड़ा सा भी अध्ययन करेंगे तो हमें लगेगा कि जो हमारे देश के या विश्व स्तर के जो कई इश्यूज हैं, कई विषय हैं जो आज की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, उसको उन्होंने वहां एड्रेस किया है, उसको वहां पे एड्रेस किया है। तो वाजस्नेयी संहिता का ही जो जो रूप है उसी का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है, वो भी याज्ञवल्क्य ऋषि का है। और उसी का अगला रूप बृहदारण्यक उपनिषद है। और बृहदारण्यक उपनिषद और ईशावास्योपनिषद इसी शाखा की परंपरा है। और उसमें ऐसे ऐसे विषय हैं जिन विषयों को हम यदि याद करते हैं तो लगता है कि हमारी कैसी संस्कृति रही होगी। जब हम मैत्रेयी का नाम लेते हैं या जब हम जो गार्गी जी का नाम लेते हैं तो वो उसी भूमि की है। हम इसमें हम गौरवान्वित होते हुए सोच सकते हैं कि दुनिया में केवल भारत की बात नहीं है। जिस समय दुनिया में स्त्री को जड़ माना जा रहा था, स्त्री को एरिस्टोटल जैसे लोग, प्लेटो जैसे लोग जो स्त्री को जड़ मानते हैं, वो डिफॉर्म्ड रूप कहते हैं मेन का, एरिस्टोटल। ऐसे स्टेटमेंट आप देखेंगे, क्योंकि हम आज उस विषय पर चर्चा नहीं करते। हम एरिस्टोटल और प्लेटो को तो बड़े बड़े स्कॉलर मानते हैं, लेकिन एरिस्टोटल और प्लेटो के उस एस्पेक्ट को हम स्टडी करते हैं ना, हम उसको लाना चाहते हैं, क्योंकि मैकॉलियन एजुकेशन से इतने ज्यादा अभिभूत हम हैं कि हम ओरिजिनल सोर्स तक जाना ही नहीं चाहते। तो आप इस विषय को कहाँ वो ग्रीक ट्रेडिशन, कहाँ बिब्लिकल ट्रेडिशन, पुरुष की बाई पसली से स्त्री की उत्पत्ति हुई। इसीलिए वोमेन शब्द जिसको आज हम बहुत मॉडर्न मानते हैं, वो वोमेन क्या है, मैन से वोमेन बना है। वोमेन मीन्स सबऑर्डिनेट टू मैन। बहुत जगह तो लिखा है कि स्लेव। तो हम वोमेन शब्द बोलने में बहुत गौरवान्वित होते हैं, लेकिन जब हम स्त्री शब्द बोलते हैं, महिला बोलते हैं, तो हम बैकवर्ड फील करते हैं अपने आप। उस स्थिति में पूरा बिब्लिकल ट्रेडिशन हो या ग्रीक ट्रेडिशन हो, उस स्थिति में वाजस्नेयी संहिता आप देखें जहां टावरिंग पर्सनैलिटी मैत्रेयी है। मैत्रेयी क्वेश्चन करती हैं याज्ञवल्क्य को, जो जिस धन की आप बात कर रहे हैं वो उस धन से क्या मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने कहा कि आज तक कोई अमर नहीं हुआ, तो आप कैसे अमर हो जाएंगे? धन से जो सुख सबको मिलता है वो आपको भी मिलेगा। तो फिर बोलती हैं ऐसे धन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तो आप देखें कि किस तरह की पर्सनैलिटी है, वो प्रसंग पर है। उसी प्रसंग में बात होते होते आती है आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। इमॉर्टल स्टेटमेंट उसी प्रसंग का विषय है। और भी एक विषय जो अंतर्यामी शब्द जो आया है, जिस ईश्वर को हम अंतर्यामी कहते हैं, तो सबसे पहले याज्ञवल्क्य ने इस विषय को रखा कि ईश्वर कहते किसको? ईश्वर वही है जो कण कण में व्याप्त होते हुए उसको अंदर से ही नियमित करता है, उसको अंतर्यामी कहते हैं। ये जो पूरा का पूरा सेमेटिक व्यू है गॉड का, उससे ठीक विपरीत है वैदिक सिस्टम का ये अंडरस्टैंडिंग। वहां गॉड जो है वो क्रिएशन से बाहर है। इसीलिए क्रिएटर एंड क्रिएशंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बट इन वैदिक ट्रेडिशन, when Yagyavalkya explains it, then he says that creator is creation. क्रिएटर और क्रिएशन में कोई भेद नहीं है। वही ईश्वर जब कण कण में अभिव्यक्त होता है और अंदर से उसको नियमित करता है, तो उसी को हम अंतर्यामी कहते हैं। ये मॉडर्न साइंस का विषय है। जब देखा गया कि जब इलेक्ट्रॉन इत्यादि का आविष्कार हुआ और देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको किसी बाहरी फोर्स की जरूरत नहीं है, वो अंदर से ही जो फोर्स जनरेट होता है उसी से वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से मूव करता है। तो साइंटिस्ट जो हैं वो ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो बृहदारण्यक उपनिषद के पास पहुंचे कि दुनिया में एक ही टेक्स्ट है जहां पे ये कॉन्सेप्ट है कि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम आउटसाइड।
सेमेटिक ट्रेडिशन में क्या है कि गॉड कंट्रोल्स एवरीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। हमारा ट्रेडिशन क्या है कि ईश्वर इन द फॉर्म ऑफ अंतर्यामी resides everywhere. Everywhere means in each and every particle of this universe and controlling it from within, not from outside. इसी को मॉडर्न साइंटिस्ट ने डायनामिक फोर्स का नाम। मैकेनिकल फोर्स और डायनामिक फोर्स में ये मेन अंतर यही है कि मैकेनिकल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होता है, लेकिन डायनामिक फोर्स जो होता है वो फ्रॉम अंदर से ही वो आता है। तो अंदर से आता है। तो वैज्ञानिकों ने कई जगह याज्ञवल्क्य के उस स्टेटमेंट को कोट किया है जहां वो अंतर्यामी शब्द की व्याख्या करते हैं, साइंटिस्ट ने कोट किया है। ये मिथिला का दर्शन है, ये कहने का मतलब है। ये मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के संवाद के क्रम में ये चीजें आती है। और गार्गी का तो आपने सबने चर्चा भी की होगी कि गार्गी केवल डिबेट नहीं करती है, गार्गी पुरुष ऋषियों का नेतृत्व करती है। गार्गी पुरुष ऋषियों का नेतृत्व करती है। और जब अंतिम चरण आया तब वो कहती हैं कि अब मैं जो प्रश्न याज्ञवल्क्य को पूछ रही हूं वो यदि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दे दिया तो किसी और ऋषि को पूछने की आवश्यकता ही नहीं। तब समझ लें कि याज्ञवल्क्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। ये कॉन्फिडेंस गार्गी में कि मैं जब जो प्रश्न पूछूंगी उसका यदि याज्ञवल्क्य उत्तर दे देते हैं तो फिर उनको कोई भी ऋषि हो वो पराजित नहीं कर सकते। ये नेतृत्व लेना, ये मिथिला की परंपरा, ये मिथिला की। उसी क्रम में बाद में सीता आई है। सीता इसके बाद आई है क्योंकि जनक 55 जनक हुए थे। हमारे मन में ये भी एक बात रहती है कि एक ही जनक हुए, एक जनक नहीं हुए, 55 जनक हुए। और सीता जो थी उनके पिता क्षीरध्वज थे। याज्ञवल्क्य जो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य जनक संवाद है वो सीता के पिता नहीं थे। सीता के पिता जो थे वो बाद में आए थे। ये भी एक शोध का विषय है कि 55 जनक हुए और सब के सब विद्वान हुए। आज भी पूरे विश्व में यदि किसी का उदाहरण दिया जाता है तो वो ज्ञानी राजा में जनक का उदाहरण दिया जाता है। गीता में भगवान कृष्ण जब एक नाम लेते हैं कि ज्ञानी किसको कहते हैं तो वो जनक का उदाहरण। और बृहदारण्यक शांकर भाष्य में शंकराचार्य कहते हैं कि ये मिथिला है, वो लाइन कोट करते हैं, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न में दह्यत किंचन। कि मिथिला के जो राजा जनक हैं वहां यदि आग लग जाए तो भी उनको कोई तनाव नहीं होता, और यदि ना लगे तो भी कोई तनाव नहीं। इस प्रकार का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जनक का, ये मिथिला का मौलिक स्वभाव रहा है। इसीलिए इन सब विषयों को हमारे यूथ जो है उनको टेकअप करना चाहिए कि जनक कौन कौन हुए, क्या क्या जनक जो हुए वो कहाँ कहाँ क्या कार्य स्थल रहा है, कैसे कैसे वो शासन चलाए हैं, लेकिन ज्ञान पूर्वक चलाए हैं। इसी याज्ञवल्क्य के अगले रूप में आप देखेंगे कि याज्ञवल्क्य स्मृति भी आता है। याज्ञवल्क्य स्मृति वो ग्रंथ है, जब हम पूरे धर्मशास्त्र की बात करते हैं, जब लीगल सिस्टम की बात करते हैं, जब इंडियन जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं, तो वो याज्ञवल्क्य स्मृति है जिसने ये डिफाइन किया कि लीगल सिस्टम होता क्या है। शुरू तो मनु से होता है, जहाँ 18 विवाद के विषय हैं, जहाँ 14 प्रकार के सिविल केस होते हैं, 4 प्रकार के क्रिमिनल केस की बात सबसे पहले मनु ने की, लेकिन याज्ञवल्क्य ने उसको फॉर्मल स्ट्रक्चर दिया। और आप देखेंगे कि याज्ञवल्क्य स्मृति में आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और प्रायश्चित्ताध्याय, तो जो व्यवहाराध्याय है वो पूरा का पूरा जूरिस्प्रूडेंस है, पूरा का पूरा न्यायिक परंपरा है, आज जिसको हम जुडिशियरी कहते हैं। तो वो जो परंपरा है उसी का जो मिताक्षरा है, उसी मिताक्षरा को बेस बना के पूरा का पूरा हिंदू एक्ट जो है वो पास हुआ 1955 में। तो आप देखिए कि वो जो पूरा का पूरा हिंदू कोड बिल जो पास हुआ है 1955 में, उसका आधारभूत ग्रंथ याज्ञवल्क्य और उसकी मिताक्षरा टीका है विज्ञानेश्वर की। तो आप देखिए कि दरभंगा में बैठ के, दरभंगा के बगल में बैठ के वो पूरा का पूरा वो पॉलिसी तय कर रहे हैं, जिस पॉलिसी को बाद में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू कोड बिल का बेस बनाया गया। और एक दो जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो रिसर्च का विषय है, वो है कि जो स्त्री धन का स्वरूप आया,
दुनिया में जिस समय स्त्री को जड़ ही सब मानते थे, आप इस पे रिसर्च भी करें कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप में स्त्री के लिए मारने का मैनुअल बना हुआ था कि उसको मारे कैसे। ठीक है, आप फ्रांसिस बेकन का स्टेटमेंट पढ़िए, आपको पता चलेगा कि क्या क्या घृणित बात बोल रहे हैं। एरिस्टोटल तो कहते हैं कि जहां स्त्री होगी वहां सर्वनाश हो जाए, ऐसी ऐसी बात जहां लिखी गई। वहां याज्ञवल्क्य क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये याज्ञवल्क्य हैं, जब मनु और याज्ञवल्क्य पहली बार लीगल राइट जो 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 इनहेरिटेंस है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी दाय भाग जिसको कहते हैं, अपने यहाँ ये स्त्री धन जो है उसको फॉर्मल वे में इस्टेब्लिश किया गया। सबसे पहले तो मनु ने किया, जो उन्होंने कहा कि जो 6 प्रकार से जो धन प्राप्त हो स्त्री को, अध्यज्ञाध्यावाहनिकम दत्तम च प्रीति कर्मणि भ्रातृ मातृ पितृ प्राप्तम षड विधम स्त्री धनम स्मृतम, ये 9वें अध्याय में है मनुस्मृति के। तो बात आजकल तो फैशन चल पड़ा है कि बिना पढ़े लिखे मनु के बारे में कोई भी कुछ बोल दे तो वो एक अपना नैरेटिव सेट करने में लगा रहता है। पढ़ना केवल नहीं, तो पहली बार बड़े बड़े विद्वान संपूर्णानंद जी बड़े बड़े जो पुस्तक बहुत लिखी है, वो कहते हैं कि दुनिया में पहला ये स्थिति है जहां पे लीगल टर्म में स्त्री को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त है। तो आप इस श्लोक का अर्थ देखेंगे तो जो क्या है, विवाह के समय किसी विशेष उत्सव में जब भी मायके से स्त्री ससुराल जाए और भाई माता और पिता के द्वारा दिया हुआ और स्व अर्जित ये धन जो है उसका स्त्री धन लीगल टर्म में नाम दिया गया। और स्त्री धन की इस परंपरा को याज्ञवल्क्य जी ने और दृढ़ कर दिया। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि जो स्त्री धन है वो बाद में केवल लड़की को ही मिलेगा, वो लड़का का शेयर ही नहीं है उसमें। इसीलिए आज तक आप देखेंगे कि वो तो लोग पढ़ना लिखना छोड़ दिए, लेकिन आज भी आप देखेंगे कि माँ के पास जो जेवर होता है, माँ के पास जो निजी धन होता है, और ये भी नियम बना दिया कि उस स्त्री का जो स्त्री धन है उसको उसके सिवा कोई खर्च नहीं कर सकता, वही और केवल वही उसकी मालकिन होगी। तो इस दृष्टि से आर्थिक स्वतंत्रता हमेशा उसकी रहे, उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो, इसका संवैधानिक रूप आरंभ से रहा है। और याज्ञवल्क्य जी ने और कर दिया कि माँ का जो धन है वो केवल बेटी को ही जाएगा, उसमें लड़के का कोई शेयर नहीं होता। तो आज भी देखते हैं हम कि माँ का जो होता है वो चुपके से बेटी को दे देती है, वो उसका थोड़ा अंश अभी भी चल रहा है, पूरा का पूरा तो नहीं है। अब तो कई चीजें विकृत हो गई है क्योंकि इस्लामिक इन्वेजन और उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा जो चीजें की गई है वो अलग एक रिसर्च का विषय है, उसके कारण बहुत चीजें विकृत हुई है। अब हम क्या करते हैं कि अपने ओरिजिनल ग्रंथ को पढ़ते नहीं हैं और बाद में 100-150 साल में जो अंग्रेजों के द्वारा नैरेटिव इस्टेब्लिश किया गया है उसी का लिटरेचर रिव्यू करते हैं, उसी का रिसर्च करते हैं, उसी में विषय को घुमाते रहते हैं। तो इसको पढ़ना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। ये सब कुछ दरभंगा में हुआ था, सब कुछ दरभंगा में हुआ था और ये मिथिला का कंट्रीब्यूशन है पूरे देश को। मैं थोड़ा सा जो दर्शन का विषय है, आप सभी जानते हैं कि मिथिला में दर्शन जो है वो शुरू से रहा है। आप ये भी देखेंगे कि न्याय वैशेषिक में तो न्याय के तो अधिकतर विद्वान मिथिला के ही हुए हैं, हम सब जानते हैं। एक से एक स्टॉलवर्ट हुए हैं, वो गौतम जी से लेकर और धीरे धीरे वाचस्पति मिश्र और उदयनाचार्य तक, ये सब के सब जो न्याय सूत्र है उस पे वात्स्यायन भाष्य है, उस पे उद्योतकर की वार्तिक है, फिर वाचस्पति मिश्र की तात्पर्य टीका है, उसके बाद उदयनाचार्य की परिशुद्धि है। ये पूरे के पूरे जो सिस्टम है उसमें मैक्सिमम जो है वो मिथिला की रचना है सारी ये। और भारत के लोग और दुनिया के लोग मानते हैं कि मिथिला न्याय परंपरा को इस्टेब्लिश किया है। आप छोटा से छोटा जो टर्म है, जैसे प्रमाण किसको कहते हैं, प्रमेय किसको कहते हैं, ये सारे जो टेक्निकल टर्म है उसको पहली बार डिफाइन करने वाले मिथिला के लोग हैं, जिसको पूरे देश अभी पढ़ रहा है, आज की डेट में पढ़ रहा है। हम क्लास में पढ़ाते हैं तो इस विषय को पढ़ाते हैं। तो ये तो उदयनाचार्य तक हुआ, 6th सेंचुरी BC से लेकर 10th सेंचुरी AD तक पूरा का पूरा 1500 वर्षों का जो इतिहास है न्याय का, उसको प्राचीन न्याय का इतिहास कहते हैं, प्राचीन न्याय है।
लेकिन एक जो बात आई होगी यहाँ भी, चंदन जी हो सकता है बात की हो क्योंकि वो नव्य न्याय पढ़े हुए हैं, तो 10वीं शताब्दी में ये बात आ गई उदयनाचार्य के मन में कि जो नेचुरल लैंग्वेज है संस्कृत, वो नेचुरल लैंग्वेज डिबेट को प्रिसाइज वे में आगे नहीं बढ़ा पा रहा। जो हम एकदम जो प्रिसाइज वे में, साइंटिफिक वे में यदि हम उसको आगे और बढ़ाना चाहते हैं तो हमें एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज बनाना पड़ेगा। और आर्टिफिशियल लैंग्वेज का ही दूसरा नाम नव्य न्याय है। ये नव्य न्याय का मतलब है कि संस्कृत भाषा से ही ऐसी भाषा क्रिएट की गई जिसकी अपनी शब्दावली निश्चित है, जिसका स्ट्रक्चर निश्चित है, जिसकी मेथोडोलॉजी निश्चित है, और इसको लेकर के उदयनाचार्य से ये बात आगे आई। 200 साल बाद शशधर नाम के विद्वान मिथिला के ही हुए, उन्होंने न्याय सिद्धांत दीप नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमें कि मेन थियरी डेवलप कर दिया। और आप सब जानते हैं इसके बाद जो इसका फाइनल टच हुआ वो गंगेश उपाध्याय ने मधुबनी में मंगरौनी में रह के तत्व चिंतामणि की ऐसी रचना कर दी कि जो न्याय सूत्र प्राचीन न्याय का आधारभूत ग्रंथ है वो गंगेश उपाध्याय का ये तत्व चिंतामणि पूरे नव्य न्याय परंपरा का आधारभूत ग्रंथ है। और पूरा का पूरा होल्ड मिथिला का रहा। उनके पुत्र जो थे वर्धमान उपाध्याय, उनके शिष्य जो थे जयदेव मिश्र जिनको पक्षधर मिश्र कहते हैं, वो सब के सब फ्रेम किए नव्य न्याय को। और ये हालत थी कि मिथिला का विद्वान जो था वो उसको कोई टच ही नहीं कर पाता था। इस प्रकार का स्कॉलरशिप उनको था। बाद में बंगाल से वासुदेव सार्वभौम ने रघुनाथ शिरोमणि को भेजा और फिर जयदेव मिश्र यानी पक्षधर मिश्र से वो नव्य न्याय सीखे। और सीख कर जब बंगाल गए तभी नवद्वीप में नव्य न्याय का सेंटर खोला। और बाद में रघुनाथ शिरोमणि जो है वो तत्व चिंतामणि पर दीधीति टीका लिखी, उनको बहुत फेमस टीका है। और उसी के बाद आप देखेंगे कि जो हरिराम तर्कालंकार, उसके बाद गदाधर भट्टाचार्य, और अंतिम जो सबसे बड़े विद्वान हुए वो है बच्चा झा। बच्चा झा जो था उन्हीं का नाम जो है ना, वो बच्चा झा सर्वतंत्र स्वतंत्र विद्वान माने जाते हैं। और वो जो अभी जो है ना नवानी, तो वहां के वो आज भी है, वो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है। तो बच्चा झा जो थे वो नव्य न्याय की पराकाष्ठा उसको कहा जाता है। जो जिन्होंने गदाधर जो भट्टाचार्य थे उनके ग्रंथ पे उन्होंने टीका लिखी थी। और उनके नाम से कम 15 ग्रंथ हैं, हर एक का मौलिक चिंतन। इवन नैयायिक रहते हुए भी उन्होंने भगवत गीता पे जो मधुसूदन सरस्वती की टीका है, तत्वार्थ गूढ़ार्थ दीपिका, उसके ऊपर न्याय की शैली में बच्चा झा ने जो टीका लिखी है वो है गूढ़ार्थ दीपिका तत्वालोक। ये क्लाइमेक्स माना जाता है इस ट्रेडिशन का। तो वैशेषिक दर्शन में हम देखते हैं कि कणाद के बाद प्रशस्त पाद भाष्य है, लेकिन जो सबसे बड़ा नाम है वो है शंकर मिश्र का। जो शंकर मिश्र ने वैशेषिक सूत्र पे उपस्कार टीका लिखी है। आप सभी जानते हैं कि शंकर मिश्र सरसपाही के थे। मेरा तो जन्म ही वही हुआ है और मैं उसी स्कूल में पढ़ा हूँ। हमारे स्कूल के पीछे जो अयाची मिश्र जी का घरारी है वो वहाँ पे साल में वो उत्सव भी होता है। और शंकर मिश्र के बारे में तो कौन नहीं जानते। तो उपस्कार टीका विश्व प्रसिद्ध टीका है। वैशेषिक में ये बात है। सांख्य में देखिए कि सांख्य कारिका जो है उस पर सबसे प्रसिद्ध टीका जो है वो वाचस्पति मिश्र की है। तो वाचस्पति मिश्र की है तो वो सांख्य तत्व कौमुदी है। और सांख्य तत्व कौमुदी का मतलब सबसे प्रामाणिक टीका। यदि आप सांख्य कारिका या सांख्य दर्शन को समझना चाहते हैं तो सांख्य तत्व कौमुदी के बिना उसको नहीं समझ सकते। ऐसे योग सूत्र पतंजलि का है, उस पर व्यास भाष्य है। तो व्यास भाष्य पर सबसे प्रमुख टीका जो है वो तत्व वैशारदी है, वो भी वाचस्पति मिश्र की तत्व वैशारदी टीका है। ऐसे ही न्याय पे जो उनकी जो बुक है तात्पर्य टीका, और भी बहुत सारे उनके कार्य हैं जो न्याय पे हैं। ऐसे ही मीमांसा जो है, मीमांसा में हम सभी जानते हैं कि जो पूरा का पूरा जो ट्रेडिशन है वो मिथिला पर केंद्रित रहा है। मिथिला का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और मैं जो भी एक किंवदंती है, मेरा जो गांव है वो है सरसापाही के साथ ही सखवार है जो साथ ही लगा हुआ है।
और उसी के हमारे पंचायत में 3 गांव है, एक है भटपुरा, एक है ब्रह्मपुरा। आप समझ लीजिए सखबार सांख के लिए प्रसिद्ध था, सांख बारी से सखबार बना। मेरी पहली पुस्तक भी सांख पे ही है। मैंने सोचा कि जब गांव का नाम हो गया तो सांख पे ही पुस्तक लिखी जाए, तो वो भी है। लेकिन भट्टपुरा जो है वो कुमारिल भट्ट की जगह मानी जाती है, वहीं की भारती थी, जो उन्होंने मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य के शास्त्रार्थ का उन्होंने निर्णय किया। एक ये भी भ्रांति है, देखें जब हम शंकर दिग्विजय को लेकर चलते हैं तो शंकर दिग्विजय में जो मंडन मिश्र का नाम है वो माहिष्मती नगरी यानी वो मध्य प्रदेश के हैं। वो शंकर दिग्विजय में ये कहीं उल्लिखित नहीं है कि मंडन मिश्र मिथिला के थे। वो माहिष्मती नगरी जो अभी वहां पड़ता है, अभी जो जो अपना जो एयरपोर्ट है वो क्या कहते हैं, जो फर्स्ट सिटी है वो जो स्वच्छता में, इंदौर। इंदौर खरगोन। महेश्वर को ही शंकर दिग्विजय में उसी को माहिष्मती नगरी कहा है, वहां मिथिला को नहीं कहा है। और स्रोत में मिथिला है लेकिन वो उस स्रोत में वही है। तो कहने का मतलब है कि मैं ये प्रसंग लाना चाह रहा था कि मीमांसा के क्षेत्र में बहुत बड़ा जो कुमारिल भट्ट है, तो अपना हमारे यहाँ तो पूरी परंपरा है कि कहते हैं भट्टपुरा के थे वो, इसीलिए नाम ही भट्टपुरा। और जो ब्रह्मपुरा है वो वेदांत का गांव है। तो मेरा तो 3 गांव का 3 पंचायत में 3 गांव है, तीनों 3 फिलोसफिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये घर घर में गांव गांव में इस तरह का, तो पूरी मीमांसा में भारत का यानी जो बड़े बड़े जितने विद्वान हुए हैं वो सब के सब, कुमारिल भट्ट हों, प्रभाकर मिश्र हों, बाद में जो बहुत शालिकनाथ मिश्र हों, ये सब के सब मिथिला के थे जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। जो वेदांत का विषय है, वेदांत के विषय में देखेंगे कि सबसे पहले तो बृहदारण्यक उपनिषद में ही बात आती है। जो अद्वैतवाद जिसको आप कहते हैं उसका पहला प्रस्फुटन बृहदारण्यक उपनिषद में, जो 4था अध्याय है बृहदारण्यक का, उसमें याज्ञवल्क्य पहली बार जनक संवाद में बोलते हैं एकः सलिलः अद्वैतः। एक सलिल उसी को कहते हैं, उसी को अद्वैत कहते हैं। तो अद्वैत शब्द जो है ये मिथिला का पहला प्रस्तुतिकरण है। और फिर छांदोग्य में भी आया है एकमेवा द्वितीयम, फिर मांडुक्य उपनिषद में आया है कि शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। तो पूरा का पूरा देखेंगे कि जो बृहदारण्यक की परंपरा है, या ईशावास्योपनिषद ले लें तो वहां भी मिलेगा कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यानी जब तक आप उस अद्वैत को नहीं जानते तब ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये जा ही नहीं सकता। ये पूरा का पूरा ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यक की उपनिषद स्थापना है। इसी को आधार बनाकर बाद में आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद को आगे बढ़ाया। उसके मूल में ये मिथिला का ज्ञान है, तो इसको भी ध्यान देना है। और फिर शंकराचार्य जी के जो भाष्य, शांकर भाष्य पे, ब्रह्मसूत्र भाष्य पे जो सबसे प्रमुख टीका है, जिसकी अभी मैंने चर्चा की थी कि मेरे साथ प्रोफेसर राम सुब्रमण्यम आए थे जो IIT मुंबई में है। उनके पिता तो बहुत बड़े विद्वान है और भामती की एक एक पंक्ति उनके दिमाग में है, एक एक पंक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। उन्हीं से वो सुशिक्षित हैं, तो वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर। तो वो जब आए थे संस्कृत अपना दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी, तो वो समय निकाल के बोले कि मुझे कुछ भी हो, मुझे वाचस्पति मिश्र के गांव जाना है, क्योंकि उनको उनके यहाँ प्रणाम किए बिना यदि मैं लौटता हूं तो ये मेरा अपूर्ण रहेगा। तो फिर वो गए थे स्पेशली और वहां से सब वो देख के आए थे। तो भामती टीका जो है, जब तक भामती टीका को नहीं जानता तब तक ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य को नहीं जान सकता। आप जब भामती को पढ़ें, भामती जी की कहानी तो एक अलग चीज है, लेकिन भामती टीका को पढ़ें तो आपको लगेगा कि लॉजिक का क्लाइमेक्स है, इसके बाद लॉजिक नहीं होता। ये वाचस्पति मिश्र जी का आपको स्वरूप मिलेगा। और जो नव्य न्याय का एक जो विशेष कंट्रीब्यूशन है, जो भारत में कहीं नहीं है, कि आप बड़ा प्रिसाइजली किस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आप कहीं बैठे हैं तो सबसे पहला क्या होगा, आप जहां बैठे हैं वो लोकेशन है। आप जहां बैठे हैं वहां लोकेशन है, इसका मतलब जहां आप हैं वो धर्मी है और जो है वो धर्म है।
तो आप जिस जगह पे बैठे हैं वो धर्म उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। तो सबसे पहले धर्म यानी प्रॉपर्टी को ट्रेस करना है। दूसरा है रिलेशन, आप किस रिलेशन से कहाँ बैठे। आप जैसे आप कहीं बैठे हैं तो कांटेक्ट है कुर्सी से या और चीज से, या आपका जो कोई भाई है, कोई बहन है, कोई घर में कोई और लोग है, सो यू आर रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग विथ सम स्पेसिफिक रिलेशन, दैट रिलेशन डिफाइंस योर पर्सनैलिटी। तो दूसरा है कि एक तो धर्म क्या है, कहाँ आप हैं, आप किसकी प्रॉपर्टी है। दूसरा किस रिलेशन से प्रॉपर्टी है। तीसरा किस टाइम में है, अभी इतना बज के 6 हुआ है तो आप इतने बजे वहां है, तो वहां टाइम भी एक प्रॉपर्टी है। और चौथा है स्पेस, कि आप अभी दरभंगा में बैठे हैं कि कोई दिल्ली में बैठा है कि किस जगह पे बैठा है, तो स्पेस के आधार पर भी आपको ऑक्यूपाई किया जा रहा है। आप देखिए यदि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो क्या क्या करेगी, कि वो कौन जगह है जहां वो मिलेगा, कौन बैठा है, जहां आप जिस कुर्सी पे अभी आप बैठे हैं वो उस कुर्सी पे अभी दूसरा नहीं बैठ सकता, आप ही और आप ही उस स्पेस को कवर किए हुए हैं। तो प्रॉपर्टी जो है वो आपको आइडेंटिफाई कर रहा है, आप किस रिलेशन से वहां जुड़े हुए हैं ये आपको आइडेंटिफाई करता है, किस टाइम में आप वहां हैं इसको आपको टाइम आइडेंटिफाई करता है, और किस रीजन में आप हैं वो आपको आइडेंटिफाई करता है। इसके आधार पे इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। और इस चीज को नव्य न्याय में इतना स्ट्रक्चर्ड वे में लाया गया, और उसके साथ उसको लैंग्वेज के थ्रू, बड़ा प्रिसाइज लैंग्वेज के थ्रू उसको प्रस्तुत किया गया, और ये नव्य न्याय बना दिया कि एक भी शब्द आप इधर उधर नहीं कर सकते, एक भी शब्द नहीं कर सकते। वो बौद्ध हो, वो जैन हो, वो विधि व्यवस्था हो, वो साहित्य हो, वो दर्शन हो, कोई भी एरिया हो, व्याकरण हो, सब में ये इस लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा। तो आप इसीलिए देखेंगे कि प्राचीन व्याकरण नव्य व्याकरण, आप देखेंगे प्राचीन न्याय नव्य न्याय। आप जैसे साहित्य में ही देखेंगे कि साहित्य के ग्रंथ प्राचीन संस्कृत में है, और जो रस गंगाधर जैसा जो पंडित राज जगन्नाथ का है वो पूरा का पूरा नव्य न्याय लैंग्वेज में है। विधि के कई बुक जो लीगल टेक्स्ट हैं उसकी कई बुक पुस्तक जो है वो नव्य न्याय में है। तो ये एक सिंबल बन गया, लेकिन अंग्रेजों ने इस सब को खत्म कर दिया, यहीं से चुरा चुरा के ले गया, वहां पे फॉर्मल लॉजिक बना दिया, वो सिंबॉलिक लॉजिक बना दिया। और नव्य न्याय की परंपरा आज ये है कि मिथिला में ही गिने चुने हैं, उनको पता भी नहीं कि नव्य न्याय भाषा का स्ट्रक्चर क्या होता है। आज नव्य न्याय का पब्लिकेशन जापान में ज्यादा हो रहा है, कहीं नॉर्वे में हो रहा है, कहीं दुनिया के और यूनिवर्सिटी में हो रहा है, लेकिन हमारे यूथ जो है वो इससे अनभिज्ञ है। यदि अंग्रेज की एजुकेशन नहीं आई होती तो नव्य न्याय दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज होता। मैंने ही नव्य न्याय के कई बुक पे सेट थियरी को अप्लाई किया है, कई जो मैथमेटिकल और फॉर्मूला है उसको अप्लाई किया है। तो ये उसका रिफाइनमेंट, ये लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, ये मिथिला का कंट्रीब्यूशन है। और मिथिला से सीख कर ही भारत के कोई भी विद्वान जो है इस भाषा को समझ पाए, कोई भी विद्वान इस विषय को समझ पाए हैं। इसीलिए भारत के और दुनिया के लोग मिथिला के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो हमें इन चीजों को थोड़ा अपने यूथ तक ले जाना चाहिए। कि अब मैं जो कुछ और जो चीज है, गंगानाथ झा जी आप समझ ही रहे हैं कि प्रयाग विश्वविद्यालय के गंगानाथ झा जी और उनके पुत्र अमरनाथ झा जी जो थे, उन दोनों ने पूरा का पूरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टॉप पे ले गए थे। उन्हीं के समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड कहा जाता था भारत का। तो उस समय का जो आपको जो स्टूडेंट मिलेगा उसकी पर्सनैलिटी आप देखिए। तो आप देखें कि कोई भी अपना फाउंडेशनल बुक हो, उस सब का पहला अंग्रेजी ट्रांसलेशन करने वाले गंगानाथ झा थे, पहला ट्रांसलेशन करने वाले। और कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो पहला ट्रांसलेशन उनका नहीं, इसीलिए उनको सर की उपाधि दी गई थी। उन्हीं के पुत्र आदित्यनाथ झा थे जो दिल्ली के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, वो संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हुए। अभी जो लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली में जो हमारे जेएनयू के बगल में है, उसको लैंड किसने अलॉट किया था? आदित्यनाथ झा जी। इसीलिए वहां पे आदित्यनाथ झा मेमोरियल लेक्चर होता है, एक बार मैंने भी लेक्चर दिया। आप देखेंगे कि ये लोग जहां जहां गए
अभी हम तर्क भाषा एमए में पढ़ाते हैं। तर्क भाषा के रचयिता केशव मिश्र सरसापाही। जितने ग्रंथ हैं, जिसकी मौलिक जो ग्रंथ हैं, जिसकी पढ़ाई आज हो रही है यूनिवर्सिटी सिस्टम में, उसके अधिकतर ग्रंथ आपको मिथिला में मिलेंगे। आप समझ लीजिए कि हम किस संस्कृति के लोग हैं, हम किस संस्कृति के लोग हैं जो जो दुनिया के लोग नतमस्तक होते हैं। आईसीपीआर वगैरह जो दूसरा ग्लोबल एजेंसी है, वो इन विद्वानों पे सेमिनार कराते हैं, इन पे पुस्तक लिख रहे हैं। तो हमें इन चीजों को लेकर के अपने यूथ तक इन सारी चीजों को ले जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि विजय जी से के प्रति मेरा बहुत बड़ा आभार है कि आपने इस विषय को आपने प्रस्तुत किया। एक और बुक है जो शायद सुखदेव झा या ऐसे क्या है उनका, जेम्स ऑफ मिथिला, जेम्स ऑफ मिथिला। आप लोग सब पढ़ें इस पुस्तक को, जेम्स ऑफ मिथिला। उसमें जितने बड़े स्टॉलवर्ट हुए अपने मिथिला के, उनका उन्होंने बहुत अच्छा परिचय दिया है। और उस परिचय को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत प्रेरणा उससे मिलेगी। मेरे गांव सखबार के भी एक दरबारी दास थे, दरबारी दास थे जो दरभंगा महाराज के यहाँ वो संस्कृत का गायन करते थे, संस्कृत श्लोक का गायन करते थे, और वो बहुत प्रसिद्ध थे। तो उनका भी उन्होंने एक चैप्टर दिया है। तो जितने बड़े बड़े अपने यहाँ के लोग हुए हैं, मैंने तो थोड़ा स्पर्श किया है, क्योंकि मिथिला पे कोई बोले तो वो क्या 10 घंटा 20 घंटा वो बोलता रहे, वो अंत नहीं लेगा उसका जितना कंट्रीब्यूशन है। तो इसको हमें लेना है। अंत में सीता जी का जो स्वरूप है, आज भी देख रहे हैं ना कि भारत की आदर्श स्त्री में सीता जी है। ये केवल हमारा पक्ष नहीं, ये सरकारी पक्ष है। भारत सरकार का या जितने लोग हैं वो इस बात को गौरव से बोलते हैं कि भारत की स्त्री यदि आदर्श स्त्री किसी को माना जाता है तो वो माँ सीता है। और सीता जी का पढ़िए चरित्र, आप पढ़िए वाल्मीकि रामायण, वो राम के प्रति समर्पित हैं, लेकिन हर एक जगह आर्ग्यू करती है। कहीं नहीं है कि आपको सीता जी चुपचाप बैठ जाती है। जब राम बन जाने लगते हैं तो सबसे मिलते हैं, अंत में सीता जी से मिलते हैं। तो सीता जी को वो कहते हैं कि आप रहें, आपकी सब देखभाल होगी, लेकिन सीता जी कहते हैं नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी। राम मना करते हैं तो सीता जी पूरा का पूरा आर्ग्यू करते हैं, पूरा का पूरा शास्त्र को कोट करते हुए, लीगल इशू क्या है सबकी चर्चा करते हुए आर्ग्यू करते हैं। और अंत में राम कहते हैं, वहां राम का स्टेटमेंट देखेंगे, बोले कि आप इतनी विदुषी हैं, आप इतनी ज्ञानी हैं, ये सब सीता जी के लिए राम प्रयोग कर रहे हैं। आप इतनी विदुषी हैं, आप तो इस चीज को समझिए कि मैं जा रहा हूं, इतना कष्ट है। राम ये चाह रहे हैं कि ये न जाए क्योंकि इनको बहुत कष्ट होगा, हम जहां जा रहे हैं वहां इनका जाना ठीक नहीं है। लेकिन सीता जी आर्ग्यू करके, तर्क देते हुए अंत में उनको मजबूर कर देते हैं, विवश कर देती हैं राम को कि वो बोले नहीं ठीक है आप चलिए। ऐसे ही एक जो लोगों ने नैरेटिव बनाया हुआ है कि अग्नि परीक्षा दी, अग्नि परीक्षा राम ने नहीं कही थी देने की। राम ने वहां कह दिया था कि मैं आपको, आपकी रक्षा करना मेरी ड्यूटी है, लेकिन अब मैं आपके साथ नहीं रहूं। अब आप इसको जैसा सोचें, लेकिन राम जी ये कह रहे हैं कि अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरी जो पूरी खानदान की परंपरा है वो उसमें इस तरह का की घटना कभी घटी नहीं, इस तरह की घटना घटी नहीं। तो आप अब जैसा चाहें जीवन जिए, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। आप उस समय पर ये सीता जी का आर्ग्यूमेंट किया, और वो क्या क्या राम को बोलती हैं, और राम को बोलने के बाद राम चुपचाप उनकी बात सुन रहे हैं। राम को बोलने के बाद सीता लक्ष्मण की तरफ देखती हैं, और लक्ष्मण जो है राम की तरफ देखते हैं। राम चुपचाप बैठे खड़े हैं। तो सीता जी राम को कहती हैं कि ठीक है आप जरा लकड़ी लाइए और मैं इनको दिखाती हूँ। और तब सीता स्वयं ही उसको लेकर के उसमें प्रविष्ट होती हैं और फिर निकलती हैं। तो आप इसको इस रूप में देखें, ये वाल्मीकि रामायण का विषय है। लेकिन एक लास्ट बोलते हुए मैं समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि काफी आप लोग थक गए होंगे। तो वो जो अंत में आता है ना कि जो उत्तर कांड है, वस्तुतः वाल्मीकि रामायण की दृष्टि से उत्तर कांड है ही नहीं। आप जब अंतिम कांड देखेंगे तो अंतिम श्लोक में वाल्मीकि जी कह देते हैं
कि अब इस ग्रंथ की फलश्रुति होती है, यानी इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद आपको ये प्राप्त होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। फलश्रुति जहां भी अपने ग्रंथ में आती है ना, उसको उसका एंड माना जाता है। इसीलिए उत्तरकांड जो है वो विषय ही नहीं है, बाद में प्रक्षिप्त अंश है। और उसमें जो कहा है कि वह अंत में यही होता है कि राम पुष्पक विमान से आ जाते हैं, सीता जी साथ रहती हैं, राम का राज्यारोहण होता है, सीता जी रानी बन जाती हैं, और बाद में ये ग्रंथ समाप्त हो जाता है। सब लोग सो जो है अपने अपने काम में लग जाते हैं। उत्तरकांड जो है वो वस्तुतः मैं जितना रिसर्च किया हूँ, मैं जितना समझ पाया हूँ, उत्तरकांड प्रक्षिप्त अंश है। इसीलिए वो बात ही नहीं है कि सीता जी का त्याग हुआ, ये बात ही नहीं है कि ये सारी चीजें हुई। तो इस पे भी रिसर्च करना चाहिए। मैं अपने ढंग से जितना समझ पाया मैं आपके सामने प्रस्तुत किया, लेकिन रिसर्च करना चाहिए। मेरा पूरा कहने का ये है कि पूरे वाल्मीकि रामायण में आप जब देखेंगे तो सीता जी वेल क्वालिफाइड, अपने अधिकार को जानने वाली, जहां भी आवश्यकता हुई है तर्क करने वाली, और राम के प्रति समर्पित होते हुए किसी भी मर्यादा को नहीं त्याग करने वाली, और त्यागपूर्ण जीवन के लिए हमेशा प्रस्तुत रहने वाली। ये एक व्यक्ति में जितना भी गुण संभव है वो सारे के सारे गुण सीता जी में है। तो वो उस शिक्षण परंपरा को वो हमें इंगित करता है, जहां मिथिला की जो लड़कियां थी वो किस प्रकार एजुकेटेड थी कि एक तरफ मैत्रेयी डिबेट कर रही हैं, एक तरफ गार्गी डिबेट कर रही हैं, और उसी ट्रेडिशन में सीता जी का व्यक्तित्व हमारे सामने आता है, जो भारत की आदर्श नारी के रूप में आज पूरे भारत में एकमात्र उन्हीं का नाम लिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमें इस महान परंपरा को देखना चाहिए। बीच में 12वीं शताब्दी के बाद बहुत उथल पुथल चीजें हुई है, जिसका रिसर्च लोगों ने किया नहीं है ठीक से। और अंग्रेज जब आए तो वो यूनिवर्सिटी सिस्टम को ऐसा फ्रेम किया कि हमारे मौलिक ग्रंथ से लोगों का ध्यान हट जाए, और 100-150 साल के अंग्रेज द्वारा बनाए गए नैरेटिव में हम उलझ के रह जाएं, और अपने मौलिक ग्रंथ को ना समझें, अपनी भाषा ना पढ़ें। अभी देख रहे हैं ना, मिथिला काम करें, बोल रहे हैं अंग्रेजी। आप देख लीजिए कि ये कहाँ हम पहुंचे हुए हैं। ये इतना सब होते हुए आज की डेट में भारत सरकार ने जो कहा है कि 2 मात्र अपनी भाषा पढ़ सकते हैं, और जो अंग्रेजी है उसको विदेशी भाषा के रूप में डिक्लेयर किया जा चुका है। लेकिन आज भी हम इतने विवश हैं कि हम इसी दृष्टि से सोचते हैं, उसी भाषा में सोचते हैं। इसीलिए मैंने 1-2 उदाहरण दिया कि गॉड ईश्वर नहीं है, रिलीजन धर्म नहीं है। जैसे ही हम इसका ट्रांसलेशन गॉड का, ईश्वर का गॉड करते हैं, तो हम पूरी ज्ञान परंपरा को खत्म कर देते हैं। जैसे ही हम धर्म को रिलीजन बोलते हैं तो सब खत्म कर देते हैं। तो अंग्रेजों ने ये हमें विवश कर दिया है कि वो किसी न किसी रूप में हमारी ओर देखे। अभी देख ही रहे, फोन में सारी चीजें कहाँ से आ रही है, अंग्रेजों के थ्रू आ रही है। तो आप किसी न किसी रूप में उसके गुलाम रहें। मिथिला के लोगों ने इतिहास लिखा है, मिथिला के लोगों ने वो ओरिजिनल चीज प्रस्तुत किया है जिसको दुनिया अनुसरण करती रही है। तो मैं इसीलिए इसी विषय पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप सभी को प्रणाम करता हूं। और सबसे ज्यादा जो विजय जी हैं उसको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और जितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जो जितने पर्टिकुलरली जो यूथ लोग हैं, यूथ लोग इस विषय को ठीक से समझें, रिसर्च में इन्वॉल्व हो। एक विषय तो है कि हमें जॉब मिले, सब मिले, लेकिन जॉब मिलने के बाद भी हम रिसर्च में इन्वॉल्व नहीं। तो रिसर्च में इन्वॉल्व हों और फिर मिथिला को ठीक से समझें। तो यदि ऐसा कुछ आगे बढ़ पाया तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम की, और विजय जी लगता है महीनों से लगे हुए हैं इसमें, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, मुझे बात हुई तो महीनों से चल रही है। तो इतना अथक परिश्रम किया है, तो यह कुछ ये फलवान हो, और मिथिला की गरिमा को लेकर के हमारे यूथ आगे बढ़े, और अपने समाज का को योगदान देते हुए पूरे देश और पूरी मानवता को योगदान दें। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को प्रणाम।